Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of November 2023. तो गाइज आज है तारीख 20 नवंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सांभर लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्त इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दोस्तों जो वर्ड्स आपको दो वर्ड्स दिए गए, ये दोनों वर्ड्स किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन नंबर बी द मपीला रेबिलियन ऑफ 1921, या ऑप्शन नंबर सी द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 टू 1860, या ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है जिसके बेसिस पर थंबनेल को क्रिएट किया गया है, ये कल भी हमारे न्यूज़पेपर में आया था और आज भी न्यूज़पेपर के अंदर प्रेजेंट है। इवन कल तो फ्रंट पेज पर आपको ये वाला जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा। क्या बात की जा रही है, यूपी गवर्नमेंट बैन्स यूज़ ऑफ हलाल ब्रांडिंग ऑन फूड प्रोडक्ट्स। तो मुद्दा क्या है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। एग्जामिनेशन में किस तरीके से इस आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सैटरडे के दिन क्या किया, जो ये हलाल सर्टिफिकेशन होता है फूड आइटम्स के ऊपर, स्पेशली मान लो कोई डेयरी प्रोडक्ट है, शुगर है, पेपरमेंट ऑयल है, एडिबल ऑयल है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों इसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन होता है। तो उस पूरे सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया गया है कि अब से यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेशन है ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इनका ऑर्डर भी है और इन्होंने यहाँ पर अपने जो भी बात बोली है उसमें ये भी बोला कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लॉस के खिलाफ है। स्पेशली जब भी हम लोग बात करते हैं अपने फूड को सर्टिफिकेशन देने की, तो वो कौन देता है। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, आपने सुना होगा FSSAI के बारे में। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो पीछे FSSAI का टैग देखने को मिलता है। ये FSSAI क्या है, यह है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बनाया गया है। तो इस प्रकार की ये एक प्रॉपर अथॉरिटी है, एक प्रॉपर बॉडी है जो कि हमारे फूड को रेगुलेट करती है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन देने का काम करती है, गवर्नमेंट के अंदर में आ रही है। बट दोस्तों यहाँ पर जो हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है ये कहीं पे भी रेगुलेटेड नहीं है, किसी भी लॉज के अंदर में डिफाइन नहीं है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, ये मामला इसके खिलाफ जाता है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन का कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है। तो आप इस प्रकार का जो ये प्रोडक्ट है वो नहीं सेल कर सकते, या प्रोडक्ट नहीं, आप इस प्रकार की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। सपोज जैसा आप यहाँ पर ये देख पाओगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके ऊपर पीछे लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड। ये कोई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर यहाँ पे पीछे लोगो बना हुआ है कि भाई ये हलाल सर्टिफाइड है। ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हलाल सर्टिफाइड सब जगह पर लिखा हुआ है। अब ये क्या है पूरा मुद्दा और ये मतलब क्या है इस हलाल का, ज़रा एक एक करके यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो आपको बता दूं, जैसे ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं ये ज़्यादातर जो मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर में लोग परचेज़ करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करते हैं, ज़रा यहाँ पर हम इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हलाल का मतलब क्या होता है। हलाल को यहाँ पे आप एक अरेबिक वर्ड में, मतलब हलाल जो है ना ये बेसिकली अरेबिक वर्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसका हम अगर ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है ये परमिसेबल, यानी कि अलाउ, कि भाई यहाँ पर अगर ये चीज़ हलाल है तो यानी कि इस्लाम में ये चीज़ अलाउ की गई है, समझ गए, उस चीज़ की परमिशन है। और आप कुरान में देखते होंगे एक टर्म आता है हराम।
हराम यहाँ पर हलाल का पूरा उल्टा हो जाता है। हराम मतलब नॉट अलाउड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखते भी होंगे कुछ आइटम्स जिसको हराम कंसीडर किया गया है, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, ठीक है, जो शराब है उसको यहाँ पर एल्कोहल को हराम मानते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स में। उसके अलावा जो पोर्क है, पिग मीट है, उसको भी यहाँ पे हराम मानते हैं। समझ गए? हराम मतलब ये अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हलाल क्या होता है? हलाल यहाँ पर ये परमिसेबल है, यानी कि इसको अलाउ किया गया है। यानी कि मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, तो इससे क्या प्रतीत होगा? अगर इस पर हलाल सर्टिफाइड लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं है या अल्कोहल फ्री है। कोई भी यहाँ पर पोर्क का मीट, इस प्रकार की चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। समझ गए? तो मुस्लिम्स कम्युनिटी यहाँ पर जो ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं इनको ये परचेज़ करते हैं। समझ गए? तो ये जो टर्म आपको दिख रही है, ये जो टर्म है कहीं ना कहीं इस्लामिक डाइटरी लॉ से पूरी तरह से एसोसिएटेड है कि भाई फूड में एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, उसके बेसिस पर यहाँ पे उसको अलाउ किया है, उस वो हलाल है या हराम है, तो बेसिकली यहाँ पर इसका पता लगाया जा सकता है। तो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से क्या पता लगाया जा सकता है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब है ये जो हलाल जो वर्ड है दोस्तों, ये केवल मीट तक सीमित नहीं है। जो मीट होता है उसके अलावा भी यहाँ पर जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी देखा जाता है। ठीक है, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आप देख पाओगे सरकार ने किस चीज़ की बात की है, कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके पीछे लिख दिया जाता है हलाल सर्टिफाइड। शुगर, उसके पीछे लिख दिया जाता है हलाल सर्टिफाइड, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये गलत भी है इस तरीके से लिखना। तो दोस्तों अगर आप लोग टेक्निकली देखोगे तो ये हलाल वर्ड है ना, ये फूड के बियॉन्ड चले जाता है। फूड में तो यही है ही, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जितने भी हो गए उन सब चीज़ों के अंदर यहाँ पर हमको ये देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो हलाल से यहाँ पर पता ही चल जाता है कि वो सामान किस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी दवाइयों के ऊपर भी यहाँ पर ये हलाल सर्टिफाइड लिख दिया जाता है। क्यों? बहुत सारी दवाइयों के अंदर में एनिमल बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो आप कैप्सूल वगैरह देखते होंगे, तो कैप्सूल के ऊपर में जो कवर होता है, मेन दवाई तो अंदर है, जो कैप्सूल का कवर वगैरह है उसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पिग फैट जेलेटिन होता है, ठीक है, सुअर के फैट का जेलेटिन जो होता है बेसिकली, उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये जो टर्म है ये हलाल, यहाँ पर ये सर्टिफाई करके ये बताएगी कि नहीं, इस वाले प्रोडक्ट में ये चीज़ यूज़ नहीं हुई है। समझ गए? और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर कैप्सूल में पिग फैट जेलेटिन है और पिग जो है, ये जो पोर्क मीट है, वो अगर हराम है इस्लाम लॉ में, इस्लाम में, तो मुस्लिम्स जो है यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? और अगर उस चीज़ में अगर यानी पिग फैट वगैरह होगा तो बेसिकली वो हलाल सर्टिफाइड होगा भी नहीं। हलाल सर्टिफाइड वही प्रोडक्ट होगा जिसमें यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना हो जो कि प्रॉपरली अलाउ हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो टर्म है ये ऐसे ही बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, पैकेजिंग मटेरियल, हर चीज़ के ऊपर में अप्लाई हो जाती है। ध्यान रखना इस बात को। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी होगी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है ये किसी भी नियम कानून के अंडर में नहीं किया जा रहा है। इसको रेगुलेट करने वाला कोई प्रॉपर प्रोसेस भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एक्ट है हमारे पास में। कौन सा एक्ट है? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 1940 का ये कानून है। इससे संबंधित सारे रूल्स हैं। तो जो भी कॉस्मेटिक्स सामान का प्रोडक्शन वगैरह होता है, मेकअप वगैरह का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वो सब इस नियम के तहत होता है। लेकिन यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है। हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में कोई भी चीज़ इसमें मेंशन कर नहीं रखी है। और ऐसे ही हमारे पास में कई सारे और भी एक्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट के प्रॉपर रूल्स हैं। अगेन यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रोल नहीं है, ना ही यहाँ पे इसके बारे में कोई चीज़ मेंशन कर रखी है। तो कुछ ना काफ़ी सारी प्राइवेट एंटिटीज़ हैं दोस्तों, अपने आप से यहाँ पर कुछ एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि इस तरीके का यहाँ पर काम कर रही हैं, है ना। तो सरकार ने बोला कि ये चीज़ ना बिल्कुल गलत है। इससे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? अगर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों तक, यानी कि कुछ ही चीज़ों तक अगर यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड किया जाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर में, स्पेशली जो चीनी होती है, अब चीनी के ऊपर में यहाँ पर ये हलाल सर्टिफाइड लिखना कोई बात बनती नहीं है। उसमें तो कुछ ऐसा यूज़ हो नहीं रहा है, या एडिबल ऑयल के अंदर में ऐसा कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दोस्तों हलाल सर्टिफाई कर दिया जा रहा है। समझ गए? आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, जिससे कि यहाँ पर केवल ये हलाल सर्टिफाइड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़े ज़्यादा बिक रहे हैं बाकी नॉर्मल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान में रखनी होगी। तो इससे लोगों में ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यहाँ पर कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, आप कह सकते हो कि
जिसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर भी यहाँ पर ये हलाल सर्टिफाइड का ये यूज़ किया गया, एग्जैक्टली यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम यही है कि भारत के पास में कोई भी ऑफिशियल रेगुलेटर नहीं है, कोई भी ऑफिशियल बॉडी नहीं है कि वो इसका सर्टिफिकेशन दे। फॉर एग्जांपल आज अगर आप कोई सामान परचेस करोगे तो उस पर FSSAI का टैग है, उसको लेकर प्रॉपर कानून है, अथॉरिटी है, बॉडी है जो कि हर एक फूड को रेगुलेट कर रही है। बट यहाँ पर इस प्रकार के सर्टिफिकेशन का कोई भी रेगुलेटर है नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें अचानक से न्यूज़ में कैसे आ गई, क्योंकि दोस्तों एक पूरा केस हो गया, एक केस यहाँ पे फाइल किया गया एक कंपनी के खिलाफ में, ठीक है। और उस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए हर एक सामान के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लगाना शुरू कर दिया और ये सर्टिफिकेट लगा कर यहाँ पर उसको बेच रहा है। और ऐसे कई सारी कंपनीज़ हैं दोस्तों इंडिया के अंदर में जिनके ऊपर यहाँ पर ये केस हुआ है। और इस केस में उन कंपनीज़ को जो रजिस्टर किया गया है, फॉर एग्जाम्पल एक है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई की कंपनी है। फिर जामियत उलामा ए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये दिल्ली की कंपनी है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई की कंपनी। जामियत उलामा महाराष्ट्र एंड अदर्स, इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर कई सारी और भी एंटिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि क्या कर रही हैं, हलाल सर्टिफिकेशन कर रही हैं। उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यहाँ पर बेचने के लिए, अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए हर एक सामान के ऊपर यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन कर रही हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है और सही भी नहीं है। समझ गए। तो दोस्तों केवल एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ये प्रोवाइड करवा के उसके सेल्स को उन्हीं के लिए बूस्ट करने के लिए, अगर उन्हीं के लिए यहाँ पर ये जो सेल है वो बूस्ट होती चली जा रही है, तो इसके बेसिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। और ये जो केस रजिस्टर किया गया है इन कंपनीज के खिलाफ में, वो कई सारे सेक्शन के तहत किया गया है। सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 153A दुश्मनी को यहाँ पर फैलाना अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, सेक्शन 298, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 384, सेक्शन 420, सेक्शन 467, इस प्रकार के कई सारे यहाँ पर जो धाराएं हैं IPC की वो लगाई गई हैं इन सभी कंपनीज़ पर। खैर ये भी मेंशन कर दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अपराध मानी जाएंगी, ये पनिशेबल हैं एक पर्टिकुलर लॉ के अंडर में। अब उसके बाद यहाँ पे एट द लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है, स्पेशली एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो हमें पढ़ना भी चाहिए, वो है FSSAI। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। तो कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, ध्यान रखना। इस बॉडी को बनाया गया एक पर्टिकुलर कानून के तहत। वो कानून कौन सा है? वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जिसका जो जिक्र है वो यहाँ पर हुआ भी है। बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद दोस्तों जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट 2006 का, इसने कई सारे एक्ट्स को रिप्लेस किया। उसके बाद ये कानून आया था, यानी 2006 में जो ये कानून आया, इससे पहले कई कानून और हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 हो गया, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 हो गया। इस प्रकार के कई लॉज हुआ करते थे, ठीक है। तो इन सब लॉज को ख़त्म करने के बाद में ये फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट बनाया गया, और इसी एक्ट के माध्यम से यहाँ पर हमारे पास में FSSAI नाम की बॉडी आ गई। तो ये जो FSSAI इसको कौन हेड करता है? एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हेड करते हैं, जिनको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। बात क्लियर हो गई। और वो जो पर्सन है, या तो यहाँ पर कह सकते हो कि मतलब जो पर्सन को हम लोग अपॉइंट करते हैं ना, वो जो रैंक ऑफ सेक्रेटरी होती है ना, उससे बिलो रैंक में यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और ना ही वो व्यक्ति डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में होना चाहिए। समझ गए? या सिंपल सी बात है, जो पूरी बॉडी है FSSAI कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है ना दोस्तों, इसके अंडर में नहीं होती हैं। इसके लिए केवल यहाँ पर एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होते हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट करे जाते हैं। बाकी कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं होता, और इस प्रकार के किसी भी डायरेक्टर जनरल के अंडर में यहाँ पर ये नहीं आती है। तो FSSAI को क्यों बनाया गया? FSSAI को बनाया गया ताकि हम लोग जो अपने फूड वगैरह हैं उनको प्रॉपरली रेगुलेट कर सकें। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, खरीदना, बेचना, इन सब चीज़ों को यहाँ पर सिक्योर वे में किया जा सके। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर जो FSSAI है इसको यहाँ पर क्रिएट किया गया। ना अगर आप देखोगे तो UPSC ने 2018 में इस प्रकार से एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, इसने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस किया था। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था कि कई सारे कानूनों को रिप्लेस करने के बाद में ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को बनाया गया है। समझ गए? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो FSSAI है, क्या ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में आता है, उनके चार्ज के अंडर में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर हेड होते हैं जिसको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, अभी आपको बताया। तो कोई भी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में नहीं आता ये। तो केवल यहाँ पर स्टेटमेंट 1 सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब यार अगला आर्टिकल ना
हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ भी है। आपको पता है कल वर्ल्ड कप था, बिल्कुल फाइनल था, फाइनल मैच था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आपस में टकराए और इसमें यहाँ पर इंडिया इस मैच को जीत नहीं पाया। और मतलब पहली बात तो यार जो स्कोर है हमारा, वो स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम था अगर आप देखोगे। और वो स्कोर जो है इतना ज़्यादा डिफेंडेबल नहीं था। बॉलर्स भी कब तक यहाँ पर उतने बड़े स्कोर को बचा सकते थे। 240 के आसपास का यहाँ पर स्कोर बन पाया था। विकेट्स धड़ाधड़ गिर चुके थे। और फिर ऑस्ट्रेलिया जो खतरनाक खेला है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ने जो यहाँ पर खतरनाक अपनी पारी खेली है, 137 रन्स यहाँ पर लगाए हैं। और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये जो वर्ल्ड कप है वो जीत चुका है। पूरी टीम ने बढ़िया से यहाँ पर जो भी अपनी प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट की है, ऑब्वियस सी बात है। और नो डाउट आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया ने कितना अच्छा एक इनका बहुत बढ़िया गेम देखने को मिला। और लंबे समय से यहाँ पर आप देख पाओगे मोस्ट वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के पास, अभी तक 5 थे, छठा वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर जा चुका है। हम सोच रहे थे यार कि अब की बार इंडिया ये वर्ल्ड कप लेकर आएगा, लेकिन हम सभी का जो है दिल वो टूट गया। काफ़ी लोगों को नींद ही नहीं आई होगी कि यार क्या हो गया ये। कोई बात नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि जिस तरीके का हमारा पूरा टूर्नामेंट, पूरे सीरीज़ में जो परफॉर्मेंस था, वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एक अनबिलीवेबल ऑफ पूरा का पूरा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला, जो कि लगातार सारे मैचेस जीतते हुए आए और जाकर यार वर्ल्ड कप में फाइनल में जाकर यहाँ पर ये वाला जो मैच है वो हार गए। ऑब्वियस सी बात है, कई सारी चीज़ें हमको सीखने को भी मिलेंगी। हमें वैसे भी यहाँ पर अपने टीम के अंदर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की आवश्यकता है। काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो कि अभी इंटरनेशनल लेवल के लिए, क्योंकि देखो मेरा मानना है, बाकी आपके जो थॉट्स हैं वो थोड़े अलग भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अभी कुछ प्लेयर्स टीम में ऐसे भी हैं जो कि इतने बड़े मैचेस के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, या कह सकते हो इतना बड़ा प्रेशर, वर्ल्ड कप का सीधा फाइनल का प्रेशर झेल सके, ऐसे यहाँ पर प्लेयर्स अभी टीम में प्रेजेंट हैं और जिनमें एक सुधार की आवश्यकता है, जिनमें यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों कोई नहीं, स्पोर्ट्स में चलता रहता है। ऑब्वियस से बात है, 2 टीमें खेल रही हैं, दोनों में से एक को तो जाना ही है, एक हारेगा और एक ही जीतेगा, एक ही को ये कप मिलना है। तो हार जीत होती रहती है, वापस आएंगे वर्ल्ड कप, वापस खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है इंप्रूवमेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर इतना परेशान नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, पूरी तरह से यहाँ पर अपने आप को इसी चीज़ में झोंक देते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, सर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ये वो, ऐसे मैंने मैसेजेस कल भी यहाँ पर रिसीव करे थे, ठीक है, जब यहाँ पर मैच ख़त्म होने ही वाला था तब। तो दोस्तों यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से इस चीज़ में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पर ये हमारे लाइफ का एक पार्ट था वर्ल्ड कप, ठीक है, हमारे सबके इमोशंस जुड़े हुए थे। सभी को यहाँ पर बुरा लगा यार कि हाँ वर्ल्ड कप हारे, ऑब्वियस सी बात है, बुरा लगेगा ही हम सबको, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जीतना पसंद करता है। आप हो, मैं हूँ या कोई और हो, हर कोई व्यक्ति लाइफ में जीतना ही पसंद करेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोई नहीं, गेम है, अब गेम की तरह लें और आते जाते रहेंगे। और बाकी यहाँ पे ये हार जीत जो है गेम में होती रहती है, अपने आप को पूरा इन्वॉल्व मत करो। वर्ल्ड कप हो गया समाप्त, अब वापस से बैठो और जो अपना पढ़ाई वगैरह है उसको कंटिन्यू करो। बाकी आपको पता होगा काफ़ी सारे जो वीडियोज़ है वो यूट्यूब पर अपलोड किए गए, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर तुरंत गालियाँ दी, है ना, जो प्लेयर्स हैं उनको भी गालियाँ दी। तो यार ये चीज़ ना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप एक तरीके से ये देखो कि अगर टीम जीत रही है तो आप जिस तरीके से टीम के जीतने पर साथ में थे, और जब अगर टीम हार रही है तो आप साथ छोड़ दोगे, तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, एथिकली भी सही नहीं है। अगर टीम हारी है तो आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है टीम को, समझ गए? अगर आप खुश हो किसी चीज़ को लेकर तो आपको इतना ज़्यादा साथ की किसी की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आप दुखी हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग कई बार पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुझे नहीं पता, पूरी तरह से यहाँ पर ट्रोल कर देते हैं और फिर उसके बाद में वही गालियाँ गलौच। तो वो चीज़ें यहाँ पर यार सही नहीं है। अगर आप जीत में अगर आप साथ पे थे तो आप हार पर भी साथ में ही रहो, समझ गए? और हार में तो और ज़्यादा सपोर्ट करना है अपनी टीम को। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। बाकी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया चांस है इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने FSSAI वाला आर्टिकल डिस्कस किया तो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड डेटा मिला। ऐसे में आपको कई सारे आर्टिकल्स बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, तो उन सब में आपको बहुत सारे बैकग्राउंड डेटा मिलता हुआ चले जाएगा। तो यानी कि नोट्स बनाने की जो परेशानी होती है, क्या लिखें, कैसे लिखें, कितना लिखें, तो वो यहाँ पर आपकी टेंशन दूर हो जाती है। सब कुछ रेडीमेड नोट्स के फॉर्म में आपको रेडी करके प्रोवाइड करवाया जाता है दोस्तों इस ग्रुप के अंदर में, ठीक है। और वो जो पीडीएफ आपको मिलता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, तो दोनों मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी ये पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, चाहो तो आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पर रखकर आराम से पढ़ सकते हो, या फिर सीधा अपने मोबाइल फ़ोन, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें पढ़कर अपने आप जो है स्टोर वगैरह करके रख सकते हो। आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कलेक्ट कहाँ पे करूँ, मेरे पास में स्टोरेज का दिक्कत है, ये है वो है।
कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ग्रुप में अवेलेबल हैं। किसी भी तारीख का, क्योंकि डेट वाइज कंटेंट है, किसी भी तारीख का PDF वगैरह ओपन करके आराम से पढ़कर अपने कंटेंट को निपटा सकते हो। और दोस्तों इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है, जो फ़ी पेमेंट है, वो जस्ट 499 है, बिल्कुल बहुत ही कम रखा गया है। 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना, ठीक है, कि अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, देन उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5000 लाइक्स का, जैसा डेली होता है, आप लोग इतना पहुंचा सकते हो। और आप लोग के लिए यार ऑब्वियस सी बात है, फ्री है वीडियो के, आप ऊपर लाइक का जो बटन है उसको प्रेस कर ही सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। चलिए वापस ट्रैक पर आते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को ओपन करोगे तो फ्रंट पेज पर आपको ये वाला फ़ोटो नज़र आएगा। इस फोटो में क्या दिखाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन अलग अलग बास्केट्स लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये जो बास्केट है इसको बोला जाता है कांगरी। क्या बोला जाता है, KNGRI, कांगरी। तो एक व्यक्ति हैं जो इस तरीके के जो फायर पॉट्स हैं ये बेच रहे हैं। फायर पॉट्स मतलब दोस्तों इसमें ना आग जला के रखी जाती है, कोयला वगैरह जलाकर ना थोड़ा गर्म करने के बाद उसमें रख लिया जाता है, और रखने के बाद में अपने आप करीब में रखोगे तो आप भी गर्म रहोगे। तो हमें गर्मी की ज़रूरत क्या है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कश्मीर के लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। अभी शुरुआत हो चुकी है बहुत विकट वाले ठंड की, ऑब्वियस सी बात है 20 नवंबर आ चुका है। और अब अगर हम लोग आगे देखें तो ये जो ठंड है वो -10 और -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने वाली है कश्मीर के अंदर। बुरी तरह से बर्फ़ पड़ने वाली है, सब चीज़ जमने वाली है। तो इस दौरान यहाँ पर इस कांगरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कांगरी स्पेशली काम कैसे करता है ज़रा मैं आपको ये भी बताता हूँ, एक एक करके बस सारी बात को ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में कांगरी को लेकर पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कांगरी क्या है, तो बता देना एक चलता फिरता हीटर है, एक पोर्टेबल हीटर है। हाँ, इसको पोर्टेबल हीटर बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कश्मीर वैली में अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो रही है। तो यह जो पुराने ज़माने का फायर पॉट है जिसको हम कांगरी बोलते हैं, इसकी डिमांड तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। कांगरी क्या है, कांगरी को हम लोग कांगेर या कांगेट के नाम से भी जानते हैं। एक अर्थनवेयर फील्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एक पॉट है जिसमें आप कुछ चीज़ जला कर रखते हो, यार स्पेशली कोयले वगैरह की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पर जला के आप रखते हो, ठीक है। कुछ घंटों तक यहाँ पर कोयला जैसे ही जलता रहता है, मतलब कि सुलगता रहता है और वो गर्म रखता है आपको, समझ गए। तो ये एक ऐसा हीटर है जो कि पोर्टेबल है, जिसको हम इधर से उधर लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। कश्मीरी पीपल के लिए यहाँ पर ये चलता फिरता हीटर है। और कई बार जो लोग हैं वो अपने फेरन के अंदर रख लेते हैं इसको। फेरन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, चाहे ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं फोटो के अंदर में, चाहे यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको ये दिख रही हैं, तो इन्होंने यहाँ ऊपर से जो ये पहन रखा है लंबा सा, ये ओवरकोट जैसा जो लग रहा है लंबा सा, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे फेरन बोला जाता है। तो इसके अंदर भी रख ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन लोगों ने, इन महिलाओं ने यहाँ पर अपने फेरन के अंदर ना इसी कांगरी को रख रखा है अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों इस कांगरी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कांगरी यूज़ की जा सकती है। आई होप आपको ये जो बात है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। इस कांगरी में हम लोग रखते क्या है, इस कांगरी में रखा जाता है कम से कम 250 ग्राम आप चारकोल वगैरह रख सकते हो जलाकर, जो कि घंटों तक यहाँ पर वो ऐसे ही भभकता रहेगा और एक गर्मी जो है वो प्रोवाइड करवाता रहेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे आते हैं। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्रीज़ के आसपास पहुँच जाता है, तो उस दौरान यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सवाल यहाँ पर यह है कांगरी बनाई कैसे जाती है। तो इसकी जो आउटर शेल है दोस्तों, ये जो शेल आपको दिख रही होगी लकड़ी सी, ये बनती है विलो विकर रीड से, जो कि हमारी झीलों वगैरह के अंदर में उगाई जाती हैं। स्पेशली कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के वेटलैंड्स हैं, झील हैं, तो उसमें यहाँ पर ये उगती है। बहुत लंबी होती है साइज़ में, जिसको निकाल कर, सुखा कर, बॉयल कर फिर सुखा कर, इसको एक प्रॉपर शेप मिलाकर और इसको एक दूसरे में फंसा कर, यानी कि बुन कर, इस प्रकार की जो टोकरियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। बात क्लियर हो गई, टोकरी कहना सही नहीं होगा, कांगरी यहाँ पर बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको बनाई जाती हैं, समझ गए। फिर उसके बाद इसको कलरफुल थ्रेड से, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, वेरियस कलर, यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर है, गोल्डन कलर है, ये सारे कलर्स ऐड कर रखे हैं। तो ये कलरफुल थ्रेड्स जो है इसका भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो फॉर द डेकोरेटिव पर्पस।
क्लियर हो गया कांगरी क्या होती है? कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अवार्ड्स को लेकर डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा भटनागर प्राइज़ को लेकर पूछा गया, ऐसे कई सारे अवार्ड्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी एक अवार्ड चर्चा में है, ये फोटो में आप देख पाओगे, वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 का दिया गया है, और वो किसको दिया गया है? ये दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और साथ ही साथ में ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। तो भारत के दोनों इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि 2022 का ये अवार्ड किसको मिला। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, यानी कि बात की जा रही है हमारे मेडिकल सेक्टर में जो डॉक्टर्स नर्सेस काम कर रहे हैं, इनको ये अवार्ड मिला। क्यों मिला? क्योंकि कोविड-19 के समय पर ये सभी लोग एज अ वॉरियर की तरह काम करें हमारे देश में, और ऑब्वियस सी बात है इन लोगों की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान बची है, स्पेशली कोविड-19 के दौरान। तो ये जो अवार्ड का प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये दो पर्सन आप देख पा रहे होंगे। ये दो व्यक्ति यहाँ पर कौन कौन है? तो ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर इसी जो बॉडीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके यहाँ पर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट आपको नज़र आएंगे ये। बाकी दूसरे जो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन है, उसके यहाँ पर लीडर नज़र आएंगे। तो दोनों ग्रुप्स के यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट है, प्लस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है हामिद अंसारी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। प्लस यहाँ पर कांग्रेस लीडर है, आप देख पाओगे सोनिया गांधी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इन ये सब के प्रेजेंस के दौरान यहाँ पर ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जो है वो भी दिया गया है। ये बात ध्यान में रखनी है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या है? लेकिन आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, स्पेशली यहाँ पर इस पीस प्राइज़ को लेकर। वो बेसिक चीज़ें क्या हो सकती हैं, ज़रा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। 2-3 लाइनें हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी प्राइज़ है, इसको हम लोग एक तरीके से इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ही बोलते हैं। दूसरा नाम इसका इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, इस प्राइज़ को यहाँ पर बनाया गया है, देखो नाम से पता चल रहा है कि ये इंदिरा गांधी जी की याद में, ठीक है, उनको उनके ऑनर में यहाँ पर, उनकी मेमोरी में यहाँ पर इस प्राइज़ को हम लेकर आए। समझ गए? हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी जी, तो इनके नाम में यहाँ पर इस पूरे प्राइज़ को तैयार किया गया है। इसमें ये प्राइज़ जब भी किसी को दिया जाता है तो उसको यहाँ पर एक तो अवार्ड मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे 25 लाख रुपए भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। कितने? 25 लाख रुपीज़। ये अवार्ड किसको दिया जा सकता है? कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है, उसको भी अवार्ड दिया जा सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन है। लेकिन शर्त यह है कि कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इनको अवार्ड तभी दिया जाएगा जब इन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल पीस के लिए कोई काम किया होगा, शांति के लिए यहाँ पर कोई काम किया होगा, कोई प्रॉपर डिस्कवरीज की होंगी। ठीक है, तो अगर इस चीज़ के लिए यहाँ पर कुछ काम किया है, कुछ एक्सेप्शनल काम किया है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो अवार्ड है उनको प्रेजेंट किया जाता है। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में भी अवार्ड के बारे में, आज ना बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स सीधे सीधे अवार्ड को लेकर ही बताए गए हैं, और इसमें से हमारा ये दूसरा अवार्ड है। इसके बाद एक और आर्टिकल है अवार्ड को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात की जा रही है एनिमेशन फिल्म की। तो एनिमेशन फिल्म तैयार की गई है अहोम वॉरियर्स के ऊपर में। आपने लचित बोरफुकन जी का नाम सुना होगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर अहोम वॉरियर थे। अहोम वॉरियर जिन्होंने यहाँ पर मुगल्स को स्पेशली यहाँ पे असम के अंदर में एंटर करने नहीं दिया, तो उनके ऊपर यहाँ पर एनिमेशन फिल्म तैयार की गई है। और इस एनिमेशन फिल्म को IFFI 2023 के लिए चुन लिया गया है। IFFI क्या है? यह है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये होने वाला है गोवा में। तो दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के लिए इस फिल्म को चुना गया है, जिस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। फिल्म का नाम क्या है? लचित द वॉरियर। नाम भी यहाँ पर लचित द वॉरियर रखा गया है। समझ गए? तो इस फिल्म में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लचित बोरफुकन जी थे, इन्होंने किस तरीके से यहाँ पे असम को बचाया, असम के अंदर मुगल्स को रोका। मुगल्स ने कई बार कोशिश की, कई बार यहाँ पर कोशिश की असम के अंदर एंटर करने की, लेकिन हर बार यहाँ पर मुगल्स को डिफीट कर दिया इन अहोम वॉरियर्स ने। अहोम्स ने बार बार यहाँ पे मुगल्स को हराया। ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें इस एनिमेशन फिल्म के अंदर दिखाई गई है। ये फिल्म ज़्यादा बड़ी नहीं है, 19 मिनट का यहाँ पर ये लंबा एनिमेशन है, जिसके अंदर ये सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट की जा रही है, जिस वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है। तो क्या एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बैकग्राउंड डेटा है। कौन थे लचित बोरफुकन जी? जरा इनके बारे में बात करेंगे, अहोम्स के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये न्यूज़ में रहते हैं, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लचित बोरफुकन, जिनका जन्म होता है 24 नवंबर 1622 को, 24 नवंबर 1622 को यहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये जाना जाता है अपने लीडरशिप के लिए। एक बैटल हुई थी, लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ सरायघाट। आपने बहुत सुना होगा, बहुत प्रश्न पूछे गए बैटल ऑफ सरायघाट को लेकर अलग अलग एग्जामिनेशंस में।
तो 1671 का दोस्तों यहाँ पर ये पूरा युद्ध था, पूरा बैटल था। और वहाँ पे जो लीडरशिप अपनी दिखाई थी बोरफुकन जी ने, उस लीडरशिप के लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं। इस बैटल के दौरान हुआ क्या था, जो मुग़ल फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत कोशिश की असम को कब्जाने की, बट वो कब्जा नहीं पाए, हार माननी पड़ी उनको और हार मान के निकल गए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लचित बोरफुकन है, ये लंबे समय से एक इंस्पिरेशन है। इंडिया की नेवल फोर्स के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दिया था। वाटर ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर इन्होंने रीवेटलाइज़ किया, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। नेवी को लेकर इनकी जो स्ट्रैटेजीज थी, इनकी रणनीतियाँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हुआ करती थी। तो इस चक्कर में यहाँ पर एक इंस्पिरेशन ये बने हुए हैं। लचित बोरफुकन जी के नाम पर एक गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, स्पेशली यहाँ पर उस पूरे गोल्ड मेडल का नाम है लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल। ये गोल्ड मेडल दिया जाता है जो एनडीसी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के बेस्ट कैडेट होते हैं उनको। ये जो मेडल है इसको लाया गया था 1999 में, ताकि हम डिफेंस के लोगों को इंस्पायर कर सके कि भाई यहाँ पर जो बोरफुकन जी का हीरोइज्म, इनका जो सेक्रीफाइस है वो एग्जैक्टली क्या था। ठीक है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया 1622 में इनका जन्म होता है और इनकी डेथ होती है 25 अप्रैल 1672 में। समझ गए। तो अहोम किंगडम के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। अहोम किंगडम जिसके लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अहोम किंगडम के फाउंडर कौन थे, शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इस किंगडम की शुरुआत होती है चाओलोंग सुकापा के साथ में। चाओलोंग सुकापा ये 13th सेंचुरी के रूलर थे जिन्होंने यहाँ पर अहोम किंगडम को बनाया, इसको फाउंड किया। और अहोम किंगडम वो था जिसने 6 सेंचुरीज तक, आप इमेजिन करो, क्या कह सकते हो, 600 सालों तक असम को रूल किया। अहोम्स ने यहाँ पर इस पूरे लैंड को रूल कराया जब तक अंग्रेज़ यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा ना सके। बीच में मुगल्स भी आए, लेकिन मुगल्स ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो अहोम्स को हरा नहीं पाए। समझ गए। तो अहोम ने यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रूल किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इस पूरे एरिया को कब्जाया 1826 में, एक ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी ऑफ यानदाबू। समझ गए। नहीं तो फिर तब तक अहोम्स ने प्रॉपरली रूल किया। फिर इनके पॉलिटिकल सेटअप के बारे में बात करेंगे तो अहोम्स ने यहाँ पर एक नया पूरा का पूरा स्टेट क्रिएट कर दिया था। कैसे कि भाई उनसे पहले ना कोई पुराना पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, लैंडलॉर्ड्स वाला सिस्टम हुआ करता था, उन सबको हटा दिया। ठीक है, अहोम स्टेट डिपेंड था फोर्स लेबर के ऊपर में। ठीक है, जिनको फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, उनको यहाँ पे पाइक्स का नाम दिया जाता था। क्या बोलते थे? पाइक्स बोलते थे। अब बात करते हैं उस समय की सोसाइटी की, अहोम किंगडम के अंदर सोसाइटी की। तो अहोम जो सोसाइटी थी दोस्तों, वो अलग अलग वंश में बटी हुई थी, अलग अलग क्लाइंस में बटी हुई थी, खेल्स में बटी हुई थी। खेल जिसको हम लोग कभी कभी विलेजेस बोल देते हैं, कई सारे अलग अलग गाँव में बटी हुई थी वो सोसाइटी। अहोम्स जो है वो अपने ट्राइबल गॉड की पूजा किया करते थे, यानी कि जो ट्राइबल गॉड है उनको आराम से यहाँ पर वो पूछते थे, उनकी वर्शिप किया करते थे। और उन्होंने यहाँ पर हिंदू रिलीजन को भी एक्सेप्ट किया था। ठीक है, हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट करने के साथ साथ आसमीज़ लैंग्वेज यहाँ पर वो यूज़ क्या करते थे। हाँ, जबकि यहाँ पे जो अहोम किंग्स हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो यहाँ पे कस्टम है, उसको प्रॉपर नहीं छोड़ा हिंदुज़म को अडॉप्ट करने के बाद ही, बट यहाँ पर हिंदुज़म को उन्होंने फॉलो किया, हिंदुज़म को यहाँ पे प्रॉपरली अडॉप्ट किया। फिर बात आती है इनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी की, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। अहोम किंग जो है ये सुप्रीम कमांडर हुआ करते थे पूरे स्टेट के प्लस मिलिट्री के। अहोम किंग खुद यहाँ पर सारी स्टेट फोर्सेस को लीड किया करते थे जब जब यहाँ पर कभी युद्ध होता था तो। और इस पूरे आर्मी में जो मेन पर्सन होते थे वो पाइक्स होते थे। पाइक्स भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। अब ये पाइक्स कौन है? पाइक्स यहाँ पर बेसिकली पर्सन की बात की जा रही है। 2 प्रकार के हुआ करते थे, सर्विंग और नॉन सर्विंग। जो नॉन सर्विंग है वो दोस्तों अलग काम करते रहते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी तो उनको यहाँ पर बुलाया जाता था। और दूसरे यहाँ पे सर्विंग जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हमारे फोर्सेस के अंदर में तैनात थे। तो अहोम आर्मी को अगर आप देखोगे तो अहोम आर्मी में हर चीज़ थी। पैदल वाली चलने वाली सेना, नेवी, आर्टिलरी, एलिफेंट्री, कैवलरी, घोड़े पे चलने वाले, हाथी पे चलने वाले। ठीक है, प्लस जासूस भी हुआ करते थे अहोम आर्मी के अंदर में। अहोम आर्मी में हर एक पर्सन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते होंगे उस समय पर इनकी क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति रही होगी अपनी पूरी आर्मी के डेवलपमेंट को लेकर। जो मेन वॉर वेपन हुआ करते थे, युद्ध करने के लिए जो मेन हथियार थे, वो तीर कमान जो होता था उस समय पर, है ना, यानी कि धनुष, तलवार, जैवलिन, गन्स, इस प्रकार की चीज़ें, तोप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। अहोम ने यहाँ पे क्या किया, एक बार ना अपने दुश्मन के कैंप में अपने जासूस को भी भेज दिया। अहोम क्या करते थे, मतलब ज़्यादातर ये करते थे, ज़्यादातर मतलब कोई दुश्मन आ रहा है ना, इनके ऊपर अटैक करने, कोई दुश्मन है इनका, तो अपने जासूस को दुश्मन के कैंप में भेजते थे। उस दुश्मन की क्या क्या ताकतें हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, और उसको समझने के बाद में अपनी जो रणनीतियाँ वो तैयार करते थे ताकि यहाँ पर दुश्मन को धूल चटाई जा सके। ठीक है, अहोम सोल्जर्स गुरिल्ला फाइटिंग वॉरफेयर के अंदर में भी यहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट थे। यानी कि कभी कभी क्या होता था कि वो ना कभी दुश्मन को अपने देश में यानी अपने एरिया में आने दिया करते थे कि भाई आओ, कोई बात नहीं। दुश्मन एंट्री कर जाता था तो उसके कम्युनिकेशन सारे काट देते थे, अब उसके ऊपर अटैक किया करते थे।
तो ये गुरिल्ला फाइटिंग में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो माहिर थे। फिर उसके बाद में अहोम किंगडम के समय के कुछ इंपॉर्टेंट किले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि चामधारा हो गया, सरायघाट हो गया, सिमलागढ़ हो गया, कलियाबार हो गया, कजली हो गया, पांडु हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्लस अहोम किंगडम्स ने कई सारी टेक्निक्स को सीखा, कई सारी टेक्निक्स को यहाँ पर समझा, जैसे बोट ब्रिजेस कैसे बनाई जाती हैं ब्रह्मपुत्रा के अंदर में, तो उसको यहाँ पर इन टेक्निक्स को यहाँ पर इन्होंने समझा पूरी तरह से, ये हमको देखने को मिल जाता है। प्लस जो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था, बैटल ऑफ सरायघाट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे यहाँ पर लड़ा गया था। गुवाहाटी के अंदर में जो ब्रह्मपुत्रा नदी बह के निकलती है, वहीं उसी के किनारे यहाँ पर ये पूरा बैटल हुआ 1671 में। और आप कह सकते हो ये अभी तक का सबसे बड़ा नेवल बैटल था, जो कि एक नदी के अंदर पूरी लड़ाई लड़ी गई थी, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे उस पर यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी, और जिसमें यहाँ पर अहोम्स की जीत होती है मुगल्स के ऊपर में। उस वॉर में भी यहाँ पर वो मुगल्स को हरा देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक डेटा, स्पेशली यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसका भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको समझा दिया है। तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो। जो अगला आर्टिकल है, इस अगले आर्टिकल में दोस्तों हमारा जो एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन में इस आर्टिकल से कुछ चीज़ें बन सकती हैं। तो यहाँ पर एक किताब है जिसको यहाँ पर एक अवार्ड मिला है। ये जो किताब अगर आप देख रहे हो इनके हाथ में, इसको नाम दिया गया है नदीजिबिर नोटबुक। ये नोटबुक केवल और केवल नदियों के ऊपर है। बुक ऑन द रिवर्स भी यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो। तो हाल ही में यहाँ पर इस बुक ऑन द रिवर को ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया एक जाने माने लिटरेरी अवार्ड के साथ में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में। तो जो नोटबुक है नदी के ऊपर, या फिर कह सकते हो इसका नाम दिया गया है नदीजिबिर नोटबुक। इसके अंदर सारी नदियों के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, है ना। क्या क्या समझाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस बुक को सम्मानित किया गया नमिता चट्टोपाध्याय साहित्य सम्मान 2023 के साथ में, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इस बुक में क्या है, इस बुक में यहाँ पर काफ़ी सारी चिंताएं हैं कि भाई भारत में जो अलग अलग नदियाँ हैं उनसे संबंधित क्या क्या चिंताएं हैं, हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए अपने नदियों को वापस से नया करने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए। कई सारे नदियों के बारे में डिस्कशन किया गया है। अजोय से लेकर अंजना, अलकनंदा से लेकर इकामती, सभी नदियों को लेकर यहाँ पर ये किताब डील करती है। गंगा, चूर्नी, तीस्ता, इन सभी नदियों का भी काफ़ी बार रेफरेंस दिया गया है इस पूरे के पूरे बुक के अंदर में, ठीक है। तो 175 पेजों का यहाँ पर जो बुक है, इसमें कई सारे मैप, फोटोग्राफ, चार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। प्लस समझाया गया है कि जो डैम होते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना, किस तरीके से हमारी जो रिवर्स हैं उनको ये डैमेज कर रहे हैं। तो ये हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि नदीजिबिर नोटबुक ये क्या है जो रिसेंटली चर्चा में थी, तो बदलना ये बुक एक ऐसी किताब है जो कि रिवर्स को लेकर बनाई गई है, रिवर्स को लेकर लिखी गई है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके यहाँ पर एक बंगाली राइटर है, ठीक है। बंगाली में यहाँ पर इस बुक को लिखा गया है। राइटर का नाम है सुप्रतिम कर्माकर, ठीक है। सुप्रतिम कर्माकर यहाँ पर इनका नाम है। उन्होंने 2022 में इसको पब्लिश किया था ना, और रिसेंटली यहाँ पर इसको एक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। समझ में आ गया न्यूज़ क्या है और बेसिक चीज़ क्या है। तो आज कई सारे अवार्ड जो हैं वो चर्चा में थे। नाउ फाइनली आता हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल या एडिटोरियल ऑफ द डे, यहाँ पे इसको आप बोल भी सकते हो। क्या बात की जा रही है, रोड सेफ्टी के बारे में। वैसे तो कई बार मैंने आपको रोड सेफ्टी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो कुछ चीज़ यहाँ पर नई नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो हर चीज़ वही आपको देखने को मिलेगी। भाई सड़कों पर इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं, मेन सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन की गई हैं। कुछ दिनों पहले भी मैंने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया था। अब चलो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से समझाता हूँ। बोला जा रहा है यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना दोस्तों, ये एक साइलेंट पैंडेमिक है। बोला जा रहा है कि हर 4 में से एक व्यक्ति की जो रोड पर यानी सड़क पर एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो रही है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक साइलेंट पैंडेमिक है। और उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो क्या है पर्टिकुलर पूरा का पूरा मामला, एक एक करके समझेंगे। अच्छे से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो हाल ही में ना एक लेटेस्ट लैंसेट की स्टडी आई है। उस स्टडी के अंदर यह बताया गया है कि हमें कहीं ना कहीं ये चेक करना होगा कि जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं किस कारण की वजह से हो रहे हैं, और उन सारे रीजंस को हमें वापस से टैकल करना होगा। उन रीजंस को हमें ख़त्म करना होगा, उन कारण को ख़त्म करना होगा कि भाई ऐसे एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो है स्पीडिंग की वजह से। जो लोग हैं वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, आफत में चला रहे हैं। तो बहुत तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से भी हर साल भारत में 20,000 लोगों की जान जा रही है। इमेजिन करो ये नंबर। तो कहीं ना कहीं इसमें एक सुधार की ज़रूरत है। और केवल स्पीडिंग नहीं, कई बार लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं या हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
और कभी कभी ना ऐसे केस आते हैं जो लोग इंसान हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, भाई वो गिर गए, चोट लग गई, शरीर पर खून नहीं निकला लेकिन उनके सर के अंदर चोट लग गई जिसकी वजह से डेथ हो गई। ऐसे बहुत केसेस मैंने रियल लाइफ में भी ऐसे कई सारे केसेस देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने हेलमेट अगर यूज़ किया होता उस दिन तो यहाँ पर जान बच जाती। या कई बार कार के अंदर सीट बेल्ट का यूज़ नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। तो ये भी मेन रीजंस हैं, जिन मेन रीजंस की वजह से बहुत सारी रोड इंजरीज हमको दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। बहुत सारे केसेस नज़र आते हैं, इंडिया में बहुत सारी मृत्यु, हज़ारों मृत्यु हो रही हैं हर साल। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 2020 की यहाँ पर एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर में 1,31,714, ये नंबर आप ध्यान रखना दोस्तों, इतनी मृत्यु हुई थी रोड एक्सीडेंट्स में 2019 के अंदर, 2020 में। एक साल के अंदर इतनी मृत्यु होना, 1,00,000 से ज़्यादा डेथ होना एक्सीडेंट्स की वजह से। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है यानी कि ये जो टोटल नंबर है 1,31,000 का, इसमें से जो 69% के आसपास डेथ हुई है उसके पीछे का रीज़न है स्पीडिंग, ज़्यादा तेज़ चलाना गाड़ी। और 30% डेथ उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, 11% डेथ सीट बेल्ट इस्तेमाल नहीं करे थे। तो ये जो रोड ट्रैफिक इंजरीज़ हैं, यानी कि रोड पर जो इस तरीके से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मृत्यु हो रही हैं, ये 8वां सबसे बड़ा मेजर कारण है डेथ का पूरे दुनिया में। ऐसे कई सारे लीडिंग कॉज हैं डेथ के, उसमें से 8वां एक मेजर कारण ये है। और इंडिया में यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे क्रैश रिलेटेड डेथ्स हमको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम बात करते हैं कि भैया जो रोड सेफ्टी है, जो ये रोड की सुरक्षा है, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। रोड सेफ्टी का इंपॉर्टेंस है क्या एग्जैक्टली, चलो यहाँ पर अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग्स बताता हूँ। दोस्तों जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और डोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। कहने का मतलब है कि आजकल अगर सबसे ज़्यादा किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जा रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है रोड का यूज़ किया जाता है। भले ही लोग ट्रेन से, प्लेन से, सभी जगह से ट्रैवल करते हों, बट रोड का यूज़ तो अभी भी सबसे ज़्यादा है ना। तो ट्रैफिक शेयर के बारे में बात करेंगे तो रोड पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिल जाता है। और रोड ट्रांसपोर्ट की डिमांड को यहाँ पर पूरा करने के लिए लोगों के पास में बहुत सारी व्हीकल, अपने प्राइवेट व्हीकल्स, किसी के पास में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी, समझ गए। और साल ब साल यहाँ पर ये जो नंबर है वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि जो रोड सेफ्टी है ना ये हमारी क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही है, इसके पीछे के मेन कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहला यहाँ पर, या फिर रोड एक्सीडेंट्स जो हमको देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के मेन कॉजेज़ क्या हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हमारी सड़कों की या व्हीकल्स की कभी कभी कंडीशंस बहुत बेकार होती हैं, कभी सड़कें बहुत ख़राब होती हैं, कभी लोगों की गाड़ियाँ बहुत ख़राब होती हैं, इसमें ब्रेक्स वगैरह सही से लग नहीं रहे होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पर चला रहे होते हैं, कभी हेडलाइट्स काम नहीं कर रही होती हैं, बैकलाइट काम नहीं कर रहे होते फिर भी चला रहे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी एक मेन कारण है जिसके चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो है नेग्लिजेंस एंड रिस्क। कई बार यहाँ पर गाड़ी स्पीड में चल रही है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है, बिना हेलमेट के इंसान चल रहा है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है इससे यहाँ पर एक लाइफ का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन मतलब कभी कभी लोग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी क्या, बहुत से लोग यहाँ पर आप गाड़ी पे चल रहे हो और मोबाइल फ़ोन यहाँ पे कान में लगाया हुआ है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पर है, आप केवल और केवल बातचीत कर रहे हो। जब गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, समझ गए। तो ये भी एक मेजर कॉज बन चुका है एक्सीडेंट्स का। तो एक्सीडेंट्स के पीछे का ये भी एक मेन रीज़न है। फिर एक और मेन रीज़न है वो है ओवरलोडिंग, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को बचाने के लिए एक गाड़ी में बहुत सारे लोगों को बैठा लेना। ओवरलोडिंग होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस नहीं बन पाता जिसकी वजह से वो क्रैश कर जाती है। उसके अलावा वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर आपको नजर आएंगे। 2014 में क्रैश टेस्ट कैरी किया गया था, क्रैश टेस्ट लाया गया था ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। उसमें यह पता चला भारत के अंदर में जो सबसे टॉप सेलिंग कार मॉडल्स हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब टॉप की कंपनी है जो कि कार बेच रही हैं, वो सब यहाँ पर इस क्रैश टेस्ट को फेल कर गई। गाड़ियाँ बहुत आराम से क्रैश हो रही जिसकी चक्कर में लोगों की जान जा रही थी। फिर उसके बाद में यानी कि जो व्हीकल्स है वो काफ़ी कमज़ोर हैं, उसको लेकर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया के पास में है नहीं। फिर एट द लास्ट लैक ऑफ अवेयरनेस, ये भी एक मेन रीज़न है, ठीक है। क्या देखो, गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं, स्पेशली कार के अंदर एयरबैग्स होते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों को, आप में से कई बार काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है एयरबैग्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो इस चक्कर में जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाते, और यूज़ ना करने की वजह से भी इंसान की जान चली जाती है। कहीं पर गाड़ी ठुकी, एयरबैग्स अगर आपकी गाड़ी में है तो यहाँ पर इंसान की एक तरीके से जान बचाई भी जा सकती है, समझ गए। तो ये हो गया हमारे मेन कॉजेज़। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से केवल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान जाने के साथ साथ हमारे पूरे देश को नुकसान हो रहा है दोस्तों। उसके जो फैमिली वाले हैं, जो पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, वो फैमिली तो ऑलरेडी परेशान हो ही रही है, ओवरऑल कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है।
तो उसका इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बता दूं, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया लगभग 3% अपनी जो जीडीपी है वो यहाँ पर खो चुका है, और ये जीडीपी बचाई जा सकती थी। हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर काम कर सकते थे तो इस पर्टिकुलर इकॉनमी को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता था। दूसरा, सोसाइटी के ऊपर बर्डन पड़ता है। भाई हर एक जो रोड एक्सीडेंट है इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पूरी फैमिली है वो गरीबी की चपेट में आ जाती है। मान लो यहाँ पर एक पूरा परिवार था, उसका एक मेन सदस्य था जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे परिवार का खर्चा चला रहा था, लेकिन यहाँ पर फाइनली उसी का यहाँ पर एट द लास्ट एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर पूरा जो परिवार है वो इस गरीबी की चपेट में, उधारी की चपेट में फंस जाता है। समझ गए? तो पूरे घर के ऊपर यहाँ पे बर्डन पड़ने लगता है। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर इम्पैक्ट है, वो है जेंडर स्पेसिफिक इम्पैक्ट। कभी कभी यहाँ पर जैसे देख पाओगे कि मतलब कोई फैमिली है, उसमें यहाँ पर एक पर्सन था, एक व्यक्ति था यहाँ पर जो कि पूरा का पूरा घर चला रहा था, बट उसकी डेथ हो गई। अब उस डेथ के बाद में वेमेन के ऊपर, उस घर की जो महिला है उसके ऊपर सारा बर्डन आ गया। घर को भी देखना, कुछ ना कुछ अर्न करना, कमाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास में आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों सोसाइटी के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर में, परिवारों के ऊपर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। अब एट द लास्ट यहाँ पर उपाय क्या है इसका? उपाय है कि हाउ कैन रोड एक्सीडेंट्स बी कंट्रोल, कैसे हम इन रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 रीज़न, स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जो लोग गाड़ियों की स्पीड होती है उसका पता लगाना, उसका डिटेक्शन डिवाइस यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रडार हो गया या स्पीड डिटेक्शन कैमरा सिस्टम हो गया, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये काम ऑलरेडी चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली कर चुका है। इन्होंने ऑलरेडी इस प्रकार के जो स्पीड डिटेक्शन डिवाइसेस हैं उसको अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया है, लागू कर लिया है। ठीक है, एज अ डिजिटल कैमरास यहाँ पे कई सारी जगह पर यूज़ किया जा रहा है। रडार गन यूज़ की जा रही है न्यू दिल्ली के अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पर यह अपने आप में कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि क्या कर सकते हैं, हमारी गाड़ी मोटर की जो स्पीड है उसका पता लगा सकते हैं। रडार गन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो ट्रैफिक पुलिस उसको हाथ में पकड़ कर रखती है, आसपास अगर कोई बहुत तेज़ी से गाड़ी गई है तो उसका पता लगाया जा सकता है स्पीड क्या है, और उसके हिसाब से यहाँ पर उसका चालान वगैरह काटा जा सकता है, ताकि वो आगे वार्निंग मिल जाए उसको कि भाई यहाँ पे मुझे कैसे चलना है। फिर एक और यहाँ पर उपाय है, वो है सेफ्टी मेजर्स को यहाँ पर सही करना। कई सारी जगह पर जो ब्रेकर्स होते हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, वो भी मृत्यु का कारण बन जाता है लोगों के लिए। जगह जगह पर ब्रेकर बना देना, लोग अपने घरों के आगे ब्रेकर बनवाना ज़रूर चाहते हैं। प्लेटफॉर्म्स कभी कभी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा उठे हुए होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत कभी कभी यहाँ पर ना डेथ का कारण बन जाता है, ये भी यहाँ पे बोला गया। फिर उसके बाद में तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया स्ट्रिक्टर रूल्स एंड हैवी फाइन्स, ये होना ज़रूरी है। भाई मतलब कोई भी यहाँ पर अगर इस प्रकार के ट्रैफिक के नियम कानून का वॉयलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, तो उसके ऊपर हैवी फाइन इंपोज होना चाहिए। उसके ऊपर फाइन लगाओ कोई भी वॉलेटर इस तरीके से। तो अगर लेकर वगैरह यहाँ पर शराब वगैरह पी के चला रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हैवी फाइन इंपोज करो, जिससे यहाँ पर आगे उसको अकल आएगी भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, उससे उसकी जान तो बचेगी। समझ गए? फिर उसके बाद में एट द लास्ट राइटर बोलते हैं कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर रोड सेफ्टी को लेकर स्टार्ट करे गए हैं। तो पहले हम दुनिया भर में जो इनिशिएटिव स्टार्ट करे गए हैं वो समझेंगे, फिर इंडिया के इनिशिएटिव के बारे में समझेंगे। दुनिया के इनिशिएटिव में पहला इनिशिएटिव आता है ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी 2015 का। दोस्तों ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, इसको साइन किया गया था ब्राज़ील में। इंडिया भी यहाँ पर इसका सिग्नेटरी है, और ये जो कंट्रीज़ हैं जो भी यहाँ पर इसकी सिग्नेटरी हैं उन सब का मेन प्लान यही है कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना। आपको पता होगा टोटल हमारे पास में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। उसमें से यहाँ पर जो गोल नंबर 3.6 है उसका मेन मकसद है दुनिया भर में जो मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, इंजरीज़ हो रही हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, उसको हमें कम से कम करना है। तो ऐसे गोल्स हमें यहाँ पर अचीव करने होंगे, उसके लिए यहाँ पर पूरी प्रॉपर प्लानिंग करना है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021 और 2030 तक यहाँ पर एक प्रकार का एक इनिशिएटिव है जहाँ पर दुनिया भर में रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है। इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर भारत में कई सारे एक्ट आपको मिल जाएंगे, कानून मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का एक्ट मिल जाएगा। इस एक्ट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस हैं उसके ऊपर पेनल्टीज़ वगैरह लगा रखी हैं। डिफेक्टिव व्हीकल्स, आप गलत गाड़ियाँ चला रहे हो, बेकार गाड़ियाँ चला रहे हो, ख़राब गाड़ियाँ चला रहे हो, तो उसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टीज़ वगैरह हैं। समझ गए? इसी प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998, इस प्रकार के कई सारे लॉज हैं जो कि इंडिया की साइड से स्टार्ट करे गए हैं जो कि स्पेशली रोड सेफ्टी के ऊपर हमें फोकस रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आर्टिकल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेजर चीज़ें यही हैं। तो बार बार यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कुछ नया से अच्छा है इसी चीज़ को रिवाइज कर लें कि भाई एग्जामिनेशन में स्पेशली मेंस में कोई क्वेश्चन आता है स्पेशली रोड सेफ्टी को लेकर, तो आप आराम से उसको हैंडल कर सको। अब बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन की। तो आज का मेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है। तो वैसे यहाँ पर आप पहले भी इसको लिख चुके हो, तो लिखना है दोबारा से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में यहाँ पर लिखने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया।
एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू सोशल इकोनॉमिक लॉसेस, डिसेबिलिटी बर्डन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। डिस्कस। 250 शब्दों में आपने आंसर लिखना है। बताना है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं ये एक सबसे पहले तो मेन कारण है भारत के अंदर लोगों की मृत्यु का, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से हमारी सोशो इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, डिसेबिलिटी बर्डन बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल पर। दोस्तों अगले एडिटोरियल में यहाँ पर कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि भाई यहाँ पर कुछ हो डिस्कस करने लायक। यहाँ पे केवल और केवल गवर्नर का जो मेन रोल होता है, इनकी जो मेन पावर्स होती हैं वो यहाँ पर समझाई गई हैं। मैं आपको बता दूँ एक मैटर चल रहा है लंबे समय से केरला में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं दोस्तों, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर अगर आपने देखा होगा, जैसे जो हमारी केंद्र सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर मेन काम कर लेते हैं। उसके बाद में एट द लास्ट किसी चीज़ को अप्रूवल देना हो, किसी को अपॉइंट करना हो तो लास्ट में साइन करके यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना जो काम है उसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में दोस्तों हमको देखने को कौन कौन मिलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं चीफ मिनिस्टर। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर हो गए, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में हो गए चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ यहाँ पर सेकंड जो हो गए गवर्नर। जैसे यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार से यहाँ पर गवर्नर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। समझ गए? तो यानी कि मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पार्लियामेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हमें पार्लियामेंट से कोई बिल पास करवाना है, ठीक है। अगर हमें कोई बिल पास करवाना है तो हमें राज्यसभा लोकसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए होगा, और दोनों का अप्रूवल मिलने के बाद में वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट लास्ट में यहाँ पर उसको साइन करके अप्रूवल देंगे। सही बात है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जब बिल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह विधानसभा है ना, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट में होती है, वहाँ से अगर कोई बिल पास होगा तो सीएम जो है यहाँ पर कह सकते हो वो जो बिल है वो बेसिकली गवर्नर के पास में जाएगा स्पेशली साइन करने के लिए। तो गवर्नर यहाँ पर उस बिल को अप्रूवल देते हैं या नहीं देते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या फिर वो वापस भेज देते हैं कि नहीं भाई इस बिल में कुछ सुधार करो, या फिर गवर्नर अपनी जेब में उस बिल को रखकर बैठ जाएंगे, यानी कि अपनी टेबल पर रखकर बैठ जाएंगे, और उसका टाइम पीरियड डिफाइन ही नहीं किया गया संविधान में कभी तक। मतलब बिना टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप मतलब लंबे समय तक यहाँ पर जो बिल है उसको जेब में डाल के बैठ जाएंगे, कहेंगे बाद में इसके ऊपर हम वो अप्रूवल वगैरह जो देना होगा बाद में देंगे। समझ गए? तो गवर्नर के पास में भी यहाँ पर एक मेन पावर होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें स्पेशली स्टेट के अंदर गवर्नर की। ये फोटो देख पा रहे हो आप तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, और इधर यहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। MK स्टालिन की शिकायत है और ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं केस जल्दी यहाँ पर देखूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों यहाँ पर जल्द से केस देखने वाला है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में वापस से आएगा। तो इनका तमिलनाडु की सरकार का कहना यह है कि हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बिल लेकर आए हैं, लेकिन वो बिल हम लॉ में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, कानून नहीं बना पा रहे। क्यों भाई? आपकी तो सरकार है, क्यों नहीं कानून बना पा रहे? भाई बिल हम पास करते हैं, गवर्नर उसको अप्रूवल देते ही नहीं है। गवर्नर उसको अपने पास में रखकर बैठ जाते हैं लंबे समय के लिए। कुछ बिल ऐसे जो कि साल भर से उनके पास में, उसके ऊपर कोई यहाँ पर डिसीजन आया ही नहीं है। तो आप गवर्नर से बोलिए कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से चलें। हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर गवर्नर और ये जो पूरी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर प्रॉपरली चल सके। गवर्नर यहाँ पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारा संविधान क्या बोलता है? व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज? हमारा संविधान यहाँ पर यह बोलता है, स्पेशली अगर आप लोग संविधान के आर्टिकल नंबर 200 को देखोगे तो आर्टिकल 200 ये बोलता है कि जब जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से यहाँ पर पास होगा, स्टेट की असेंबली से पास होगा, तो वो गवर्नर के पास में जाएगा अप्रूवल के लिए। अब वो गवर्नर के पास में पावर है कि वो इसको अप्रूवल देते हैं या अपने पास में विदहोल्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। अगर विदहोल्ड करके रख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लंबे समय तक टिक जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि कब तक रख सकते हैं गवर्नर अपने पास में ये बिल, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं। जैसे भाई यहाँ पे कोई टाइम पीरियड हो सकता था कि भाई 6 महीने के बाद तो गवर्नर को इस पर जवाब देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई टाइम पीरियड ही नहीं है। तो गवर्नर की मर्जी, जब तक रखें कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इस चक्कर में यहाँ पर यही इल्ज़ाम यहाँ पे तमिलनाडु का कहना है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि देखिए हम कोशिश करते हैं कोई लॉ लाने की, लेकिन वो जो बिल है जब हम गवर्नर को प्रेजेंट करते हैं, गवर्नर अपने पास में विड्रॉल करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई हम लॉ बना ही नहीं पा रहे हैं। ये एग्जैक्टली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से यहाँ पे गवर्नर के कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स वगैरह के बारे में डिफाइन किया गया, रोल एंड पावर के बारे में। तो क्या है गवर्नर की इंपॉर्टेंट रोल एंड पावर, आओ एक एक करके कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए जीएस पेपर नंबर 2। गवर्नर जो है ये डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं। कहोगे अब ये क्या वर्ड आ गया, डुअल कैपेसिटी। डुअल कैपेसिटी मतलब ये होता है गवर्नर एक तो हमारे स्टेट के यानी कि राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ में यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। भाई हमारी राज्य सरकार के अंदर में यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन गवर्नर ही करते हैं। तो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेशन और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड दो जगह पर यहाँ पर इनका मेन काम हुआ। इस चक्कर में यहाँ पर गवर्नर की डुअल कैपेसिटी काउंट की जाती है। पिछले कुछ समय पे लंबे समय से क्या हो रहा है, हमारे राज्य सरकार और गवर्नर के बीच में कई सारे राज्यों में ये डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। केरला में, पंजाब में हमने यही मुद्दा देखा है कि राज्य सरकार और गवर्नर भिड़ जा रहे हैं। मेन चीज़ क्या है, वही बिल को लेकर। गवर्नर यहाँ पर बिल को अप्रूवल देते नहीं है, बिल पास हो नहीं पाता, और इस चक्कर में गवर्नर को कभी कभी नेगेटिव टर्म से यहाँ पर काउंट कर दिया जाता है। गवर्नर के ऊपर नेगेटिव टर्म यहाँ पर लगा दी जाती है, जैसे कि गवर्नर यहाँ पर सेंटर का एजेंट है, पपेट है सेंटर का, रबर स्टाम्प है, केंद्र सरकार यहाँ पे गवर्नर को चला रही है। तो इस तरह की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बोल दी जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि गवर्नर को लेकर हमारे संवैधानिक प्रोविजंस क्या बोलते हैं, क्या संविधान के अंदर प्रावधान है गवर्नर को लेकर। तो पहली चीज़ आर्टिकल नंबर 153 को ओपन करोगे संविधान में, तो आर्टिकल 153 बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर एक राज्य के लिए गवर्नर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि भाई एक व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा राज्यों का भी गवर्नर बन सकता है, ठीक है। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जो गवर्नर है इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट का है। समझ गए, आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। हमारे प्रेसिडेंट का मेन काम है गवर्नर को अपॉइंट करना। गवर्नर के डुअल रोल होते हैं, जैसा आपको बता चुका हूँ। एक तो वो हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, दूसरा यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट में, वो यहाँ पे गवर्नर ही हैं। गवर्नर के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है जो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है, उसके बेसिस पर यहाँ पे गवर्नर को काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 157, 158 इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, भाई ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे गवर्नर एक इंसान बन पाएगा। गवर्नर के पास में क्षमा करने की पावर होती है, पावर टू ग्रांट पार्डन्स रिपीव। किसी अपराधी को यहाँ पे क्षमा याचना देने की, क्षमा करने की पावर यहाँ पे गवर्नर के पास में होती है आर्टिकल 161 के अंदर में। जैसे प्रेसिडेंट के पास में ना, उसी प्रकार से गवर्नर के पास में भी ये पावर्स होती हैं। बाकी जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर स्टेट के हो गए, उनके साथ के जो बाकी मंत्री हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे गवर्नर को एडवाइस देते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस को छोड़कर। जिस कंडीशन में यहाँ पर गवर्नर खुद है, मतलब कुछ कंडीशन को छोड़कर, यानी कुछ एक्सेप्शंस भी है। कुछ जगह पर गवर्नर के पास में खुद के पास में एक स्पेशल पावर है जिसको हम डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं, ये आर्टिकल 163 बोलता है। तो यहाँ पर ये हो गया गवर्नर का एक और पावर के बारे में। फिर बात है, गवर्नर ही मेन व्यक्ति हैं जो कि राज्य के चीफ मिनिस्टर या बाकी सारे मंत्रियों को अपॉइंट करने का काम करते हैं। ये बात खुद आर्टिकल 164 बोलता है। फिर आर्टिकल 200 बोलता है कि गवर्नर का एसेंट यानी अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी बिल के लिए। कोई बिल मान लो यहाँ पे पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो गवर्नर उसको अप्रूवल दें या अपने पास में रखें, या उस बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास के लिए छोड़ दें कि भाई प्रेसिडेंट यहाँ पर इसको देखेंगे। वो सारी पावर्स गवर्नर को आर्टिकल 200 से मिलती हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो ये पावर्स के बारे में मैंने आपको समझाया, रोल के बारे में आपको समझाया। दोस्तों, गवर्नर और स्टेट के रिलेशंस में यहीं पर बहुत सारी दरारें आ जाती हैं। क्यों? बोल दिया जाता है कि गवर्नर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट है, तो गवर्नर इस चक्कर में बिल्स को अप्रूवल नहीं देता। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु की सरकार एक तरफ और यहाँ पर गवर्नर जो हैं ये रवि साहब ये एक तरफ, इनके बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं। इनके जो रिलेशंस है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। गवर्नर का टेन्योर भी दोस्तों 5 साल का रहता है, या फिर प्रेसिडेंट जब तक चाहें तब तक यहाँ पर उनको अपने ओपोजिशन पर रख सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर, इस तरीके से गवर्नर के पास में वेरियस पावर्स आ जाती हैं। और एक सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है, देयर इज़ नो लिमिट सेट फॉर हाउ लॉन्ग अ गवर्नर कैन विद होल्ड एसेंट टू अ बिल। जैसा आपको बता चुका हूँ मैं, कोई भी बिल अगर गवर्नर के पास में आया एट द लास्ट साइन करने के लिए, तो वहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है
कोई भी तारीख या कोई भी दिन की लिमिट नहीं है कि कितने लंबे समय तक गवर्नर उस बिल को अपने पास में रख सकते हैं। कोई यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिमिट नहीं है, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन किया गया। और इसी चक्कर में कई बार ना अलग अलग कमीशंस बैठाए गए, उन कमीशंस ने यहाँ पर अपने सजेशन दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंची कमीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो पंची कमीशन था 2010 का, इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी जो हमारी स्टेट लॉज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कुछ प्रावधान होने चाहिए कि जिसके बेसिस पर वो गवर्नर को हटा सकें, गवर्नर का इम्पीचमेंट कर सकें। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, इनके इन पास भी पावर्स होने चाहिए कि वो गवर्नर के अपॉइंट में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। ठीक है, तो गवर्नर को इतना ज़्यादा फ्रीली ना रखा जाए। इस तरह के कई सारे जो कमीशंस हैं उनका भी यहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट है वो ये जारी किया गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर ही एक और एडिटोरियल था, बट वो सिमिलर था, तो यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है, तो बाकी कुछ बचा नहीं है आगे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन ये था, उलगुलन और द ग्रेट तुमुल्त ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडाज रिवोल्ट ऑफ 1899 टू 1900। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।